Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley. नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन मतलब आरआर स्वैन ने आतंक और राजनीति के नेक्सस पर बड़ा खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने ये क्लियर कहा कि जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक पार्टी ने यहाँ आतंक का नेटवर्क बढ़ाया और उनके आका तैयार किए ताकि उन्हें वोट मिल सके। उन्होंने तो ये भी कहा कि जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर कार्यवाही नहीं की गई जो लगातार आतंक के लिए पैसा और विचारधारा का समर्थन दे रहे थे। अब जम्मू कश्मीर के डीजीपी का ये बयान उस वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है और उससे भी बड़ी बात कि राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और हाँ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन की तरफ से ये खुलासा, ये बात उस वक्त भी सामने आई है जब हाल ही में पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। हमारे कई जवान, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हमारे कई जवान लगातार जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसी वक्त की बात है कि एक न्यूज़ मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार एक आतंकी हमला हुआ डोडा में और वहां पर हमारे 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन सोमवार 15 जुलाई 2024 को आईआईएम में अपना संबोधन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा सच यही है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के समाज के हर तबके में घुसपैठ बना ली थी। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने इस दौरान दोहरा खेल खेला। इससे सुरक्षा बलों और आम जनता में भी सकते में रही। आतंकियों के घरों पर जाना, उनसे सहानुभूति दिखाना सामान्य सी बात हो गई थी। नए आतंकियों को तो खत्म करने की छूट दी गई, लेकिन जो इन आतंकियों की भर्ती में सहायता करते थे और इनके लिए पैसा लाते थे, उनकी कभी जांच नहीं हुई। मतलब डीजीपी स्वैन का ये कहना है कि नए आतंकियों को ख़त्म करने की बात तो की गई, पर पुराने आतंकी जो सालों से हमारे देश के लिए सिरदर्द है और पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तानी सीमाओं में बैठकर हमारे देश में आतंकी प्रवृत्ति करते रहते हैं, उनका क्या? जिनको जम्मू कश्मीर की लोकल राजनीतिक पार्टियाँ सपोर्ट करती है। अब आरआर स्वैन का ये जो खुलासा है या उनकी जो ये बातें हैं, उन्होंने जो राजनीतिक पार्टी की बात की वो साफ है। जो समझदार और जानकार व्यक्ति है उनको अच्छी तरह पता होगा कि आरआर स्वैन किन लोगों की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, आरआर स्वैन ने भले ही नाम नहीं लिया, पर हर समझदार और जानकार व्यक्ति को पता है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पाकिस्तान को आए दिन सपोर्ट करते हैं, आए दिन पाकिस्तान का राग आलापते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ मित्रता की बात करते हैं, संबंध को सुधारने की बात करते हैं। अब इतने सालों में पाकिस्तान कभी नहीं सुधरा, उसने आतंकी प्रवृत्तियां बंद नहीं की या नहीं करवाई, तो अब वो क्या सुधरेगा? अगर हम चाहते हैं और हमको चाहना भी चाहिए कि हमारे मुल्क और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात हो। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। डीजीपी आरआर स्वैन ने तो कुछ गंभीर खुलासे किए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पूर्व में हालात जो है उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि जमाते इस्लामी जिसने इस आतंक को वैचारिक और मजहबी मान्यता दी, उसको छूने तक नहीं दिया गया। यह तब किया गया जब सबको ये पता था कि जमात न केवल सरकार के शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि कश्मीर में होने वाले प्रदर्शनों को भी वित्तीय मदद कर रही है। मतलब एक वक्त था जब आपने, हम सब ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने ये देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से आज अशांति फैली हुई थी। लोग पत्थरबाजी करते थे, सेना के ऊपर खुलेआम हमला करते थे। वहाँ की आम जनता, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में पत्थर होते थे
और खुलेआम वो सेना पर हमला करते थे। और ये जो माहौल था जम्मू कश्मीर में, घाटी में, वो ऐसे तो पॉसिबल था ही नहीं। हर समझदार और जानकार व्यक्ति को इतना तो पता चल ही रहा होगा कि ये वहाँ के लोकल जो राजनेता थे, बड़े नाम, उनके सपोर्ट के बिना तो ये कभी मुमकिन था ही नहीं। फिर वो भी आपको पता होगा कि जब मोदी सरकार ने वहाँ शांति की पहल की, आर्टिकल 370 हटाया, तभी भी ये कुछ राजनेता वहाँ के, जो मैंने इस वीडियो में आगे नाम लिए, वो उछल कूद कर रहे थे, आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। ऐसा लग रहा है कि आप भी पहले से ही मायूस है सुप्रीम कोर्ट के अभी फैसला परसों आने वाला है, आपकी रिएक्शन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार, एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है, उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को, वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में, उन वादों के खिलाफ है। मतलब इनकी सोच, इनकी मंशा साफ थी कि ये कश्मीर में शांति नहीं चाहते। डीजीपी आरआर स्वेन ने तो और भी गंभीर खुलासे करते हुए आगे कहा कि उन लोगों पर कार्यवाही करना एकदम अपराध जैसा बना दिया गया था जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, तथ्यों को गलत रूप से पेश करके लगातार अपना नैरेटिव चलाते थे और देश के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे। आरआर स्वेन ने ये जो खुलासा किया है या जो ये बात रखी है, वो भी एकदम सही है। हमने ये भी देखा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि पत्थर चलाने वाले लोग जम्मू कश्मीर में वो शांति दूत माने जाते थे कुछ लोगों के हिसाब से। और जम्मू कश्मीर में सेना को, वहाँ के पुलिस के जवानों को शैतान, एक तरह से यही कहा जाएगा कि उनके हिसाब से तो वहाँ की सेना, वहाँ पर जब सेना कोई कार्यवाही करती थी या पुलिस वहाँ पर कोई कार्यवाही करती थी इन पत्थरबाजों के ऊपर, तो पुलिस के जवानों को, वहाँ पर सेना को शैतान बता दिया जाता था, जैसे इन लोगों ने कोई बड़ी गलती कर दी। अब पत्थर चलाने वाले लोगों पर, ये ISIS के झंडे फहराने वाले लोगों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? डीजीपी आरआर स्वेन ने आगे कहा कि स्थितियां यहाँ तक खराब हो गई थी कि कश्मीर की सबसे मुख्य पार्टी ने अपने वोट बढ़ाने के लिए आतंक के नेटवर्क और इसके आकाओं को बढ़ाने का काम किया। सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों और जनता के समर्थन से ही पिछले 6-7 सालों में यह स्थिति बदल पाई है। मतलब मोदी सरकार आई, आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद हम सब ये स्थिति सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर शांति लगातार बढ़ रही है। ये कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। जम्मू कश्मीर में विकास की गति बढ़े, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। पर कहीं ना कहीं आज भी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो शांति नहीं चाहते, इसीलिए आज भी जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी प्रवृत्तियां चालू है। Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Hurriyat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation,
but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. It was class members to even think of countering these, who vilified everything about the Indian state and its armed forces as part of a deliberate and systematic creation and propagation of false narratives based on half-truths, out of context presentation of facts, malicious selective muting, and amplification and outright falsehoods. SP ranking officers were thrown behind bars and put alongside terrorists in jails for crimes they never committed.